नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल जी 12वीं कक्षा के भौतिक विज्ञान के प्रथम पाठ स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। पहले जानिए कि स्थिर वैद्युत की है क्या। भौतिक विज्ञान का वह भाग जिसका उपयोग स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेशों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करने हेतु किया जाता है, स्थिर वैद्युत की कहलाता है। उसके बाद देखिएगा, ये चार्ट है प्रकृति का। उसके बाद हम जानते हैं एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग में क्या करते हैं कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं। तो जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, वो देखिए कि प्रारंभिक प्रयोगों के आधार पर निम्न प्रेक्षण प्राप्त किए गए। सबसे पहला हुआ कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर एक विशेष प्रकार का गुणधर्म उत्पन्न हो जाता है। कांच की छड़ का यह गुणधर्म आवेशित होना कहलाता है। इस प्रकार प्लास्टिक या अंबर अर्थात प्लास्टिक की छड़ को जब बिल्ली की खाल से हम रगड़ते हैं तो यह भी आवेशित हो जाता है। दो कांच की छड़ को परस्पर समीप लाने पर दोनों छड़ों के बीच प्रतिकर्षण पाया जाता है। जो आवेशित छड़ था, जब उसको नजदीक लाते हैं तो उसमें प्रतिकर्षण होता है। इसी प्रकार दो एवन्यूज की छड़ को प्लास्टिक की छड़ के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यह आप चित्र में देख सकते हैं। कांच की छड़ है, दोनों को रखा, प्रतिकर्षण हुआ। देखिए, एवेन्यूज की छड़ है और कांच की छड़ है, दोनों के बीच आकर्षण हुआ। तो अर्थात विद्युतीय आवेश क्या है, जानिए। किसी पदार्थ पर उत्पन्न वह गुणधर्म जिसके कारण वह अन्य पदार्थों पर बल आरोपित करता है, विद्युतीय आवेश कहलाता है। बिना पदार्थ के आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है। आवेश उत्पन्न करने का एक तरीका घर्षण है। घर्षण से भी आवेश उत्पन्न किया जाता है। अब देखिए, तो आवेश जो उत्पन्न होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ऋण आवेश और दूसरा होता है धन आवेश। ठीक है, तो गणित में धन और ऋण का योग शून्य हो जाता है। इसी प्रकार समान धन और समान ऋण जितना जोड़े उतने घटाए, परिणाम तो जीरो आना है। तो इस प्रकार दो विभिन्न प्रकार के आवेशों का योग भी शून्य होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा आवेशों का नामकरण धन और ऋण दिया गया। विद्युतीकरण की इलेक्ट्रॉन अवधारणा, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन अवधारणा में है कि नाभिक में धनावेश उपस्थित रहता है। धनावेश की संख्या के समान ऋणावेश नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, अतः परमाणु उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि जितने धनावेश होते हैं उतने ऋणावेश होते हैं, दोनों की संख्या समान होती है। ठीक है, तो वो उदासीन हो जाते हैं। धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जबकि ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। विद्युतीयकरण के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। नोट जान लीजिए,
नाभिक में प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में 1837 गुना अधिक होता है। अतः चलने का कार्य केवल इलेक्ट्रॉन ही करता है। आवेश तथा द्रव्यमान के बीच संबंध। दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से निकलने के कारण उसमें उसकी कुछ मात्रा घट जाती है, जबकि ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के कारण अति अल्प मात्रा में बढ़ता है। ठीक है, घटता भी अति अल्प मात्रा में, बढ़ता भी अति अल्प मात्रा में। ये आप देख सकते हैं, यहां बताया हुआ है। अब देखिए आवेशन की विधियां। आवेशित कराने की विधि, सबसे पहले विधि है घर्षण द्वारा। जब किसी एक वस्तु को अन्य वस्तु से रगड़ा जाता है, तब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता वस्तु को ऋणावेशित होने का, जबकि इलेक्ट्रॉन की कमी वस्तु को धनावेशित होने के गुण को प्रदर्शित करती है। स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा, दूसरी विधि जो है, स्थिर वैद्युत प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अनावेशित पदार्थ के निकट, उसके नजदीक में आवेशित चालक लाने पर पदार्थ में उपस्थित आवेशित कणों का ध्रुवीकरण हो जाता है। प्रेरण की प्रक्रिया में वस्तुएं परस्पर संपर्क में नहीं आती है तथा आवेशित वस्तुओं के सामने उपस्थिति पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश हो जाता है। देख रहे हैं, ये धन और ये ऋण आवेश हुआ। मुक्त आवेश, ये देख रहे हैं, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है, इधर ही साइड में निगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो ये मुक्त आवेश है। और ये हो गया बंधक आवेश, इधर चूंकि इधर निगेटिव है तो इधर निगेटिव के सामने पॉजिटिव है, ये बंधक आवेश हो गया। और इधर ये खुला हुआ है, एयर है, कुचालक है इधर, तो इधर हो गया मुक्त आवेश। ये ध्रुवीकरण है। भूसंकर्पित अगर करा देते हैं जमीन से तो इधर धनात्मक बच जाएगा, ऋणात्मक चला गया अंदर। ये सिर्फ धनावेश का दिखा रहा है। अब देखिए चालन द्वारा, इस प्रक्रिया में दो चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाने पर आवेश समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आवेश समान रूप से फैला हुआ है, ये प्रतिकर्षण बल के कारण है। प्रतिकर्षण बल के कारण क्या होता है कि आवेशित चालक से प्रतिकर्षण बल के कारण अनावेशित चालक की ओर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों ओर प्रतिकर्षण बल समान नहीं हो जाता। विद्युत आवेश के गुणधर्म। देखिए, आवेश का बीजगणितीय योग का पालन करता है। किसी वस्तु का पर कुल आवेशों की मात्रा ज्ञात करने के लिए उस पर उपस्थित विभिन्न आवेशों का बीजगणितीय योग लिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर n आवेश है किसी वस्तु पर तो q1 q2 करके qn है तो q बराबर हो जाएगा सबका योग। यही है q बराबर सिग्मा i इक्वल टू 1 टेंस टू n qi। देखिए इस तरह सभी आवेशों को जोड़ करके बना सकते हैं। अब है आवेश क्वांटीकृत होता है, अर्थात किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण एक निश्चित और न्यूनतम आवेश
के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यह निश्चित और न्यूनतम आवेश को आवेश का क्वांटा कहते हैं। Q बराबर QN, जहां N इजकल टू 1 2 3 ... मिलिकॉन के तेल बूंद प्रयोग द्वारा आवेश के क्वांटा का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19 ज्ञात किया गया, जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान है। Q बराबर Ne, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, जहां N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, N सदस्य है Z का पूर्णांक संख्या। ये आप देख सकते हैं कैसे निकाला गया है। जैसे एक प्रश्न है, क्या किसी वस्तु पर 4 गुणा 10 के पावर -19 कूलम का आवेश उपस्थित हो सकता है? तो इतना आवेश उपस्थित होने के लिए स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर Q/C, 4 गुणे 10 के पावर -19 बटे 106 गुणे 10 के पावर -19। देखिए ये दशमलव में आ रहा है, तो नहीं, उसका मान हमेशा पूर्णांक में होना चाहिए, ऐसा संभव नहीं है। सैद्धांतिक रूप से क्वार्क नामक कणों की खोज की गई, जिस पर आवेश ±1/3e एवं ±2/3e पाया गया। परंतु क्वार्क कणों की खोज हो जाने के बाद भी आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत उपयुक्त रहेगा। केवल आवेश के क्वांटा का मान E/3 हो जाएगा, अर्थात Q' बराबर N E/3, जहां N बराबर 1 2 3। अब देखिए, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत होता है, अर्थात आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। किसी घटना में किसी क्षण पर आवेश उत्पन्न होता है, तब उस घटना में उसी क्षण पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होगा तथा कुल आवेश संरक्षित रहेगा। जैसे एक फोटोन स्वतः विघटित होकर के इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन कणों का एक युग्म उत्पन्न करता है, इस घटना में कुल आवेश संरक्षित रहता है। स्वतंत्र अवस्था में न्यूट्रॉन विघटित होकर एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक एंटी न्यूट्रिनो कण उत्पन्न करता है। इस घटना में भी कुल आवेश संरक्षित रहता है। यहां आप देख सकते हैं, आवेश के वेग के साथ अपरिवर्तित रहता है। आवेश जो है वेग के साथ अपरिवर्तित रहता है, अर्थात Q भी कांस्टेंट होता है। आवेश वेग के फलन के रूप में नियत रहता है। यदि किसी वस्तु पर स्थिर आवेश में Q आवेश की उपस्थिति है, तब उस वस्तु पर गतिशील अवस्था में भी Q आवेश मौजूद रहेगा। एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक नियत वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। एक त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं ऊर्जा उत्पन्न करता है। आप देख सकते हैं, यहाँ ऊर्जा का बताया हुआ विद्युत क्षेत्र 0 है, V बराबर कांस्टेंट है, V बराबर कांस्टेंट नहीं है। समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है।
बल का मान कूलाम के नियम द्वारा दिया जाता है। तो कूलाम का नियम क्या है उसे जान लें। कूलाम का नियम, इस नियम के अनुसार दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल का मान कूलाम के नियम से दिया जाता है। यानी इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आवेशों के परिणामी गुणनफल के समानुपाती होता तथा दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, अर्थात दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 का और F व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा R² का। तो हम कह सकते हैं कि F समानुपाती होगा 1/R² का। अगर इसको हम एक साथ मिला दें तो F समानुपाती हो जाएगा Q1 इंटू Q2/R² का। इसलिए F बराबर C इंटू Q1 इंटू Q2/R²। ये कूलाम का नियम है, जहाँ C जो है कूलाम नियतांक है जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। विद्युतशीलता, किसी माध्यम का वह गुण जिसके कारण वह दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रभावित करता है, विद्युतशीलता कहलाता है। माध्यम की विद्युतशीलता E एप्सिलॉन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एप्सिलॉन के द्वारा C बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन एवं निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से सूचित किया जाता है। C बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। आपेक्षिक विद्युतशीलता ER, किसी माध्यम में निर्वात के सापेक्ष विद्युतशीलता को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। अर्थात एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, इसलिए एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। दो आवेशों को निर्वात में रखने पर लगने वाला वैद्युत बल एप्सिलॉन R बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2/R²। इन दो आवेशों के बीच के माध्यम उपस्थित होने पर इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल FM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2/R²। तो अगर दोनों का अनुपात हम निकाल लें, FV/FM बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन R। अर्थात दो आवेशों को निर्वात में रखने पर उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल एवं इन्हीं दो आवेशों के बीच माध्यम उपस्थित होने पर लगने वाला वैद्युत बल का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान माध्यम पर निर्भर करता है तथा अलग अलग माध्यम के लिए इसका मान अलग अलग प्राप्त होता है। निर्वात के लिए इसका मान न्यूनतम तथा धातुओं के लिए इसका मान सर्वाधिक अनंत होता है। ठीक है, इसकी एक सारणी है, आप देख लीजिए। नोट, जल की परावैद्युतांक 81 होती है। निर्वात में बल का मान प्रबल होने के कारण ऐसा होता है। ठोस अवस्था में उपस्थित होता है, परंतु इसमें जल में घोल देने पर ये जो NaCl है, नमक, ये ठोस अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही उसको जल में हम घोल देते हैं तो सोडियम अलग हो जाता है, सोडियम धनायन और क्लोरीन आयन अलग हो जाता है। तो इसके बीच लगने वाले बल का मान
1/81 गुना अधिक हो जाता है। इसलिए सोडियम क्लोराइड को जल में घोल देने पर सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन अपने में अलग हो जाते हैं, क्योंकि बल का मान बहुत ही कमजोर होता है इनके बीच लगने वाला बल। नोट जान लीजिए कि कूलाम का नियम निम्न परिस्थिति में लागू होता है: जब आवेश बिंदुवत हो और आवेश स्थिर हो। आवेश का मात्रक एमकेएस सिस्टम में कूलाम, एक कूलाम की परिभाषा इस तरह से निकाल सकते हैं हम। अब देखिए क्या है कि यदि दो एक समान आवेश निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तथा वो 9 × 10⁹ न्यूटन का वैद्युत बल अनुभव करे तो प्रत्येक आवेश का परिमाण 1 कूलाम होगा। 1 माइक्रो कूलाम का दिया हुआ है, देखिए नैनो कूलाम का है, पिको कूलाम का है, इसको देख लीजिएगा। सीजीएस सिस्टम में मात्रक होता है स्टेट कूलाम। इसका भी मान यहाँ लिखा हुआ है, 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। और भी यूनिट है, जैसे है EMU वैद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU। कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम बल की दिशा हमेशा आकर्षण अथवा हमेशा प्रतिकर्षण की होती है। समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, जबकि विपरीत प्रवृत्ति के आवेशों के बीच आकर्षण पाया जाता है। सदिश रूप में कूलाम बल को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं: F बराबर C × Q1 × Q2/r² × r कैप। कूलाम के नियम का सदिश रूप यह है, जहां r कैप एक एकांक सदिश है जिसकी दिशा हमेशा स्रोत आवेश से परीक्षण आवेश की ओर निर्धारित की जाती है। बल आरोपित करने वाला आवेश स्रोत आवेश, जबकि बल अनुभव करने वाला आवेश परीक्षण आवेश कहलाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 आवेश है, Q1 Q2, और इसकी दिशा है R12, इसकी दिशा है R21 Q2 की। तो इस पर बल जो लग रहा है F21 लग रहा है, जबकि Q1 पर बल F12 लग रहा है। तो यदि F21 Q2 पर Q1 द्वारा आरोपित बल है और F12 Q1 पर Q2 द्वारा आरोपित बल है, तो F21 बराबर C × Q1 × Q2/r² × r21 कैप, और F12 बराबर C × Q1 × Q2/r² × r12 कैप। इसलिए आप देख रहे हैं कि r12 कैप विपरीत दिशा में है r21 कैप का, इसलिए F21 से विपरीत बल लगेगा F12। अध्यारोपण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर विभिन्न आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यहाँ देख सकते हैं एक कागज पर लंबवत लगने वाला बल इधर Z है, इधर सारा बल है Q1 Q2 डॉट Qn तक, तो इसका योग होगा, सभी का को जोड़ देंगे उसके बराबर होगा। नोट: अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करते समय परिमाण ज्ञात करना चाहिए तथा बलों के दिशाएं स्वयं चित्र में दर्शाकर बलों के सदिश योग को ज्ञात करना चाहिए। यदि प्रश्न में माध्यम के विषय में कोई सूचना न दी जाए तो निर्वात मानकर गणनाएं की जाती है।
ठीक है, जैसे यहाँ एक प्रश्न हल करके बताया गया है, इसको आप देख सकते हैं, उसका आंसर भी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस इतना ही। आगे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।